योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां हार्दं स्वागतं संस्कृतं भारतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले। अयि भो मित्राणि, भवन्तः सर्वे विदन्ति यत् बुधवासरात् आरभ्य प्रतिसप्ताहं बुधवासरे, गुरुवासरे अथ च शुक्रवासरे एतेषु त्रिषु वारेषु दिनेषु सिद्धान्तशिरोमणेः पाठः आरभ्यमाणः वर्तते। अयं सिद्धान्तज्योतिषस्य ग्रन्थः यस्य विपठिषवः जिज्ञासवः स्तोका एव भवन्ति, किन्तु तथा प्रयासं विदधामि यत् सर्वेभ्यः सरलतया अवगमनं स्यात् अस्य विषयस्य। यतो हि विषयोऽयं न केवलं गभीरः, प्रत्युत न तथा सरलहृदयानां कृते, सरसिकानां कृते, रसिकानां कृते तथा हृदयवर्जकः। किन्तु ये गणितविदः सन्ति, ये ज्योतिर्विदः सन्ति, ये वैज्ञानिकाः सन्ति, ये गणितशास्त्रे पटवः सन्ति, तेभ्यः अयं पाठः अवश्यमेव रुचिकरः भविष्यति इति मन्ये। मित्राणि, गतपाठयोः अस्माभिः मङ्गलाचरणस्य अथ च ग्रन्थकर्तुः विनयस्य वक्तुं शक्यते वा आचारस्य ज्ञानं व्यधायि। किन्तु अद्य आरभ्य षष्ठात् श्लोकादारभ्य असौ सिद्धान्तज्योतिषस्य स्वरूपं प्रकटयति, किञ्च सिद्धान्तज्योतिषस्य किं महत्त्वं तत् प्रतिपादयति। एतदर्थम् असौ भास्करः प्रोवाच, त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमात् चारश्च द्युसदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिष्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तस्य उदाहरितोऽत्र गणितस्कन्धप्रबन्धे बुधैः। अस्मिन् श्लोके भास्कराचार्यः सिद्धान्तस्कन्धस्य स्वरूपम् अकथयत्। सः किं वक्ति यत् अस्मिन् गणितस्कन्धे उत सिद्धान्तस्कन्धे गणितस्कन्धप्रबन्धे अथवा ये गणितं विदन्ति ते गणितज्ञाः, तेषां यच्छास्त्रं तद् गणितशास्त्रं गणितप्रबन्धः, तस्मिन् गणितस्कन्धप्रबन्धे सिद्धान्त इति नाम्ना किम् अवगन्तव्यं, कः सिद्धान्तः इति यदि कोऽपि अस्माभिः उच्यते खलु कि एक वाक्य में इसका लक्षण बता दीजिए आप, तो एक वाक्य में या एक श्लोक में अगर लक्षण कहें तो उसको उन्होंने कहा कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना। सिद्धांत का लक्षण क्या है कि वह शास्त्र सिद्धांत स्कंध का शास्त्र का ग्रंथ कहलाता है, या उसे हम सिद्धांत शास्त्र कहते हैं, जिसमें त्रुटि से आरंभ करके त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, त्रुटि से आरंभ करके त्रुट्यादि ही, त्रुटि ही आदिर विद्यते यस्य असौ त्रुट्यादि ही। देखिए, त्रुटि ही तावत कालमानम खलु,
कालस्य एककं तर्हि कथनस्य कः अभिप्रायः कि कालस्य गणना अस्मिन् सिद्धान्तस्कन्धे आदावेव क्रियते। अत एव खलु अयं कालनियामकः कालनिर्धारकः। नाम सखण्डकालः यः एकस्तु तावत् अखण्डः कालः। उक्तं खलु कि कलनात्मकः कलनात्मकः एकः कालः अथ च एकः संहारकालः लोकानामन्तकृतकालः। तर्हि यः लोकानामन्तकृतकालः सः तु अखण्डः अविभाज्यः, किन्तु यः सखण्डः यस्य व्यवहारे प्रयोगः भवति सः कालः, तस्य कालस्य गणना यदि कोऽपि कर्तुं चेष्टते चेत् केन माध्यमेन गणनां कुर्यात् इति अयं प्रश्नः। यतोहि कस्यचिदपि पदार्थविशेषस्य यदि गणना करणीया वर्तते तर्हि तदर्थं तु किमपि मानम् अपेक्षते। मानं यावता निर्धारितं न भवति तावत् कथं यथा चिन्तयतु, अस्माभिः उच्यते खलु कि एतद् मोबैल् यन्त्रं वर्तते, मोबैल् यन्त्रम् अस्य किमपि मानमपि वर्तते, दैर्घ्यं स्यात्, विस्तृतिः स्यात्, न केवलम् एतावत् प्रत्युत अस्य मोबैल् यन्त्रस्य गतिः कियती वर्तते, तत् प्रतिक्रिया कियता कालेन करोति इत्यस्यापि निर्धारणं भवति खलु। एतावत् रैम वर्तते, एतावत् तत् कथनस्य कः अभिप्रायः यत् यत्किमपि वस्तु स्यात् अखिलं जगत्, अत एव किम् उच्यते कि अखिलं जगत् गणितेनैव गणिताश्रितं वर्तते, गणितेनैव व्याख्यायितुं शक्यते खलु। अतः यः कालः सोऽपि कालः गणितेन व्याख्यायितुं शक्यते, किन्तु गणितेन व्याख्यायितुं कानिचित् मानानि स्युः खलु। तो जब तक वो मान नहीं होंगे तब तक आप कैसे व्याख्यायित करेंगे। इसलिए मानों का उनको नापने, उस कालखंड को नापने के लिए, जैसे हम वस्त्र को नापने के लिए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच इत्यादि का सहारा, इत्यादि मापन इकाइयों का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार से काल को मापने के लिए त्रुटि, तत्पर, घटी, पल, विपल, दिन, मास इत्यादि ये सारी की सारी क्या हैं, ये सभी काल की इकाइयाँ हैं, काल के मापन की इकाइयाँ हैं। काल का हम इसी प्रकार से इन्हीं के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं। ठीक, तो उस काल की कलना, कालम कलयितुम, कालस्य कलना तर्हि कालं कलयितुं यत् शास्त्रं प्रवर्तते तत्तावत् सिद्धांत शास्त्रम् अथवा ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतं सिद्धान्तस्कन्धः, ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतः यः सिद्धान्तस्कन्धः वर्तते स एव सिद्धान्तस्कन्धः कालं कलयितुं प्रभवति। ठीक, तो अच्छा, फिर उन्होंने क्या आरंभ किया कि त्रुटि जैसे सूक्ष्म काल से लेके कल्प जैसे, प्रलय जैसे महाकाल है। महाकाल का मतलब महाकाल उज्जैनस्थ महाकाल नहीं है, महाकाल का मतलब कि मापन में जो महत्तम है। तो कह रहे हैं कि त्रुटि से लेके त्रुट्यादितः प्रलयांतम, त्रुटेः आरभ्य प्रलय कालं यावत् कालस्य, विविध कालस्य अथवा विविध मानात्मक कालस्य अथवा कालस्य विविध मानानां कलना केन भवति, सिद्धान्तेन भवति। अन्यत् किम् उच्यते कि मानप्रभेदः क्रमात्, मानप्रभेदः, अत्र मानप्रभेदः नाम अनेन किम् उच्यते कि कालस्य गणना यद् विधीयते खलु तत् गणनां विधातुमपि विविधानि मानानि प्रयुज्यन्ते। सौरमानं पृथक् वर्तते, चांद्रमानं पृथक् वर्तते, नाक्षत्रमानं पृथक् वर्तते, सावनमानं पृथक् वर्तते, ब्राह्ममानं पृथक् वर्तते। इसको ऐसे ही आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक रोड है, अब उस सड़क को मुझे नापना है, तो सड़क को मैं मापने का प्रयास करूं तो मैं क्या करता हूं कि 10 किलोमीटर लंबी सड़क जो है उसको मैं अपने बित्ते से नापना आरंभ करता हूँ। ये भी एक माप है, इससे मैं माप सकता हूँ, भले से कष्ट होगा लेकिन मापेंगे। अच्छा, एक दूसरा है, आप क्या करिए कि आप मीटर से मापिए, है ना। उससे बड़ा आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे नहीं हम इसको किलोमीटर में मापेंगे। ठीक,
अच्छा अच्छा, एक और तरीका है मापने का कि टाइम के फ्रेम में माप लें कि यह जो इतनी दूरी है, इतनी दूरी को हम 10 मिनट में तय कर लेंगे या तय कर लेते हैं, 10 किलोमीटर 10 मिनट में हम इतनी दूरी तय करेंगे। तो ये भी एक पैमाना है दूरी को मापने के लिए, अलग संदर्भ में, अलग परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो इसी प्रकार से काल को भी मापने के लिए अलग अलग पटरियाँ हैं। जैसे आपकी जो स्केल होती है जिससे हम खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, बच्चों की जो पटरी होती है, स्केल होती है, उस स्केल पर एक तरफ इंच बना रहता है तो दूसरी तरफ सेंटीमीटर बना होता है, ठीक। अच्छा, इन दोनों के माप तो अलग अलग होंगे, हैं। इसी प्रकार से उसी काल, मान लीजिए इतना ही, यह कालखंड है, इस कालखंड में हमको इस कालखंड को जानना है, तो इस कालखंडों को हम अलग अलग मापन पद्धति से मापेंगे। हम इसको जिस प्रकार से इतना इतना अंतर है, इस अंतर को हम सेंटीमीटर में, इंच में, मीटर में, हमारी इच्छा है, हम जिससे स्वतंत्रता है, हम जिस मापन इकाई से मापना चाहें से माप सकते हैं। उसी प्रकार से कालखंड को भी, मान लीजिए इतना कालखंड है, इस कालखंड को भी मापने के लिए हम सौर इकाई का प्रयोग कर सकते हैं, सौर पद्धति का, हम चांद्र पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, हम नक्षत्र पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, हम सावन पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। तो यही काल के खंड को मापने की विविध विविध जो पद्धतियां हैं, उन्हीं को कहा है, उन्हीं को व्यक्त करने के लिए यहाँ कहा मान प्रभेद, अर्थात भिन्नानि भिन्नानि मानानि कालम कलयितुम, ठीक। तो मान प्रभेद क्रमात् चारश्च द्युसदाम। और इसके बाद क्या हुआ, इसके अलावा क्या किया आपने, तो आप पहले हम काल का मापन सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम ये दिन है, घटी है, पल है, इत्यादि ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद जब तक आप टाइम को फ्रेम नहीं निर्धारित कर लेंगे, आप किसी भी मूवेबल ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए। एक क्या चाहिए, एक दूरी चाहिए, एक समय चाहिए। समय का आपने ज्ञान कर लिया, जो दूरी है तो वो खगोलीय पिंडों की दूरी किस में होगी, तो खगोलीय पिंडों की दूरी राशियंश कला विकला में होगी, है ना। तो उस राशियंश कला विकला को जानना, ठीक, यानी कि ग्रहों की गति और उनकी स्थिति को जानना, यही तो मतलब हुआ ना। अगर मैं कहता हूँ कि चंद्रमा, सूर्य एक दिन में एक अंश चलता है, तो एक अंश चलते हैं का क्या मतलब, क्या हुआ, इसके दो अर्थ हुए। एक तो अयम अर्थः यत् असौ सूर्यः एकम अंशम एकम अंशम गतवान, किंतु अपरः कः अर्थः, नाम एतावत् अंतरम असौ सूर्यः एतावत् अंतरं प्राप्तवान् खलु। अस्य अपरः अपि अर्थः, कः अर्थः कि तस्य दैनिक गति एतावती वर्तते। अगर मैंने ये कह दिया कि सूर्य एक दिन में एक अंश चलता है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इससे दो इन्फॉर्मेशन मिला। पहला इन्फॉर्मेशन ये मिला कि सूर्य जो है वो कितना चला, वो एक अंश जितना उसने खगोलीय दूरी तय की। एक तो ये आपको मिला है कि सूर्य जो गतिमान पिंड है वो एक अंश की उसने खगोलीय दूरी तय की। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो इसी से निकलती है, वो दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि उसकी डेली की स्पीड, या कम से कम आज की उसकी स्पीड, एक दिन की स्पीड कितनी थी, एक अंश। यानी हम क्या कह सकते हैं उसको, अगर हम स्पीड को हम डिफाइन करना चाहें मैथमेटिकल प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री पर डे, या 1 डिग्री इन 24 आवर्स, 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, यही तो आप बोलेंगे, यही तो उसकी स्पीड हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम काल के खंड को जानना, फिर क्रमशः उसके बाद इसका किसका नंबर आएगा, फिर नंबर आएगा ग्रह की गति को जानना, है ना। तो इसीलिए कहा कि चारश्च द्युसदाम, द्यु आकाशे सत विद्यमानाः ये सन्ति ते द्युसदः, द्युसद एक वचन में होगा, ते द्युसदः एवं तेषां द्युसदाम, अर्थात
आकाशीयपिण्डानां नाम ग्रहाणां सूर्यादिग्रहाणां चारः अर्थात गतिः। तो सूर्यादिग्रहाणां गतिः अस्य ज्ञानमपि सिद्धान्तस्कन्धेनैव भविष्यति खलु। तर्हि क्रमात् चारश्च द्विसदां पुनः किमुच्यते द्विधा च गणितम्। इदं गणितमपि द्विविधं वर्तते। द्विविधं नाम व्यक्ताव्यक्तभेदेन व्यक्ताव्यक्तभेदेन अर्थात एकं व्यक्तगणितं भवति, अपरम अव्यक्तगणितं भवति। अब आप कहेंगे गणित तो में तो अब रेखा गणित भी आई और निर्देशांक ज्यामिति भी आई और जो है चलन कलन भी आया, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेकिन वो कुछ भी आई, उन सबको आप मोटा मोटी तौर पे दो में विभक्त कर सकते हैं। एक है व्यक्त गणित और एक है अव्यक्त गणित। व्यक्त गणित क्या है? व्यक्त गणित का मतलब हो गया जिसमें मान के बारे में आपको स्पष्टता हो। यदि कोई वदति कि पंच आम्र फलानि या पंच फलानि बोला उसने, तो पंच फलानि का क्या मतलब है? पंच फलानि मतलब भवता इदं ज्ञातुं शक्यते यत् एकम 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 इति पंच, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। जब मैंने कहा कि अपनी पांचों उंगलियां निकालो, तो हम क्या करेंगे? पांचों उंगलियां निकालने का सुनते ही, ये इंस्ट्रक्शन सुनते ही हमने क्या किया? 1 2 3 4 5 हमने निकाल लिया, ये 5 निकालिए। मतलब मुझे उस 5 का जो मैनिफेस्टेशन है, जो व्यक्त स्वरूप है, वो मुझे पता है कि एक में एक जोड़ेंगे 2, फिर उसमें एक जोड़ेंगे 3, फिर उसमें एक जोड़ेंगे 4 और फिर इसमें एक जोड़ देंगे ये 5। तो जब आप को पद की संख्या का बोध हो जाए, पद के मान का, वस्तु के पदार्थ के मान का बोध हो जाए, पदार्थ के वस्तु की संख्या का बोध हो जाए, तब तो फिर वो व्यक्तमान हुआ, तब वो व्यक्त गणित है कि 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में कितना जाएगा या 3 घंटे में कितना जाएगा। अब इस कैलकुलेशन में हर एक चीज़ क्लियर है। घंटे 10 वो भी हम समझते हैं, एक 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 करके 10 500 किलोमीटर भी समझता है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा वह 2 भी समझता है। इस प्रकार की जो गणित होगी वो व्यक्त गणित कहलाएगी। ठीक, व्यक्त मतलब प्रकट है। प्रकट है मतलब कि जिसमें आपके सामने वस्तु संख्या रूप में उपस्थित हो जाए। ठीक, वह तो हो गया व्यक्त गणित। और जब अव्यक्त गणित कह दिया, जैसे हमने कहा कि आज मैं क घंटा पढ़ाऊंगा, आज मैं क घंटा बोलूँगा और आप जो है खाली ख घंटा सुनिएगा, इससे ज़्यादा मत सुनिएगा। तो जब मैंने ये बोला आपसे, तो आप क्या समझेंगे? क घंटा पढ़ाएंगे और मैं ख घंटा सुनूंगा, क्यों क घंटा क्यों नहीं सुनूं? और अगर क घंटा सुनूंगा तो वो कितना होगा? ये सारी के सारे व्यावहारिक बातें आएंगी। तो इस प्रकार की जो गणित होगी वो अव्यक्त गणित है, जिसमें परिमाण का स्वरूप तय नहीं है, अव्यक्त है। अभिव्यंजयितुं न शक्यते, तर्हि यदि प्रकटयितुं न शक्यते तर्हि यद् गणितं तदेव अव्यक्त गणितं। तत् अव्यक्त गणितमेव बीज गणितम् इति उच्यते। तदेव अव्यक्त गणितमेव यतो हि व्यक्त गणितस्य मूलं वर्तते, बीजं वर्तते। देखिए इसीलिए उसको बीज गणित कह रहे हैं। अव्यक्त जो आपका मैथमेटिक्स है, जिसे हम, उसका मूल क्या है? उसका मूल अलजेब्रा है, बीज गणित है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, खैर, तो व्यक्त और अव्यक्त ये गणित का भी बोध होते हैं। अच्छा, फिर ये तो हो गया एतत्तु तावत् गणितस्य मुख्यतया द्वौ भेदौ, परंतु ततोपि यदि गणितशास्त्रे प्रविशामश्चेत् तद् महत्प्रपञ्चं विद्यते खलु। रेखागणितं, गोलीयरेखागणितं, चापीय त्रिकोणमितिः, चापीय त्रिकोणमितिः, निर्देशांक ज्यामिति इत्यादि नैके विषयाः, टोपोलॉजी इत्यादि, स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, अत्यन्तं बृहत् स्वरूपं वर्तते तस्य गणितशास्त्रस्य। तत्सर्वमपि तद् यद् बृहत् स्वरूपं वर्तते खलु गणितशास्त्रस्य, तत्सर्वमपि ज्योतिषशास्त्रान्तर्भूतं। तत्रापि ज्योतिषशास्त्रस्य संहिता स्कन्धान्तर्गतं वर्तते।
पश्यतु ज्योतिषस्य विस्तृतिं पश्यतु कि गणित जो इतना बड़ा है वह गणित ज्योतिष शास्त्र के एक पार्ट का हिस्सा है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि जारश्च द्विसदाम द्विधाच गणितम प्रश्नास्तथा सोत्तराः। प्रश्नास्तथा सोत्तराः अर्थात अत्र प्रश्नाः अपि सन्ति तेषाम् उत्तराणि अपि वर्तन्ते। अनेन किं वदते, अनेन अस्य सिद्धान्तं या अथवा शास्त्रत्वं प्रतिपादितं वर्तते। यतोहि शास्त्रस्य पंच अधिकरणानि खलु, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं निर्णयश्चेति पंचांगं शास्त्रेधिकरणं स्मृतं। कस्यचिदपि शास्त्रस्य शास्त्रत्वं कथं प्रतिपादयितुं शक्यते यदि तत्र एतद् पूर्वपक्षः उत्तरपक्षश्च वर्तते, प्रश्नाः सन्ति पुनश्च उत्तराणि सन्ति, तर्हि तस्य विषयस्य शास्त्रत्वं प्रतिपादयितुं शक्यते। तत्र पंच अंगानि सन्ति, अधिकरणानि सन्ति। कस्यचिदपि विषयस्य शास्त्रत्वनिर्धारणाय तेषु पंच अंगेषु महत्वपूर्णौ वर्तेते प्रश्नोत्तररूपौ, प्रश्नोत्तरसंज्ञकौ। तर्हि तत्र प्रश्नाः अपि सन्ति, उत्तराणि अपि वर्तन्ते। पुनः किमुच्यते, अतएव किमुक्तं कि प्रश्नास्तथा सोत्तरः। आप इसमें प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे। अब आप कहेंगे प्रश्न और उत्तर तो राजनीति विज्ञान में भी होते हैं, उसमें क्या नया है? तो राजनीति विज्ञान में प्रश्न और उत्तर तो होते हैं, लेकिन उसके जो भी प्रश्न या उत्तर होंगे वो प्रश्न और उत्तर एक मर्यादित सीमा में रहेंगे। गणित में या विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में छात्र या अध्येता किसी भी सीमा तक प्रश्न उसकी कोई मर्यादा नहीं, उसके चिंतन की मर्यादा नहीं है, इसलिए प्रश्नों की भी सीमा नहीं है वहाँ पे। ठीक, अगर प्रकाश का अध्ययन या ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहा है वह, तो ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में उसके मन में अगर इस प्रकार का प्रश्न उठता है कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वो लगता है, तो वो कतई यह नहीं कहा जाएगा कि यह ज्योतिष शास्त्र का विषय नहीं है ना, वह भी ज्योतिष शास्त्र का विषय है। तो अच्छा, फिर इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर के आधार पर ही यह शास्त्र का प्रासाद खड़ा होता है। यहाँ यह भी भाव है, इसको भी समझना चाहिए कि यावता प्रश्नाः न भविष्यन्ति तावता तच्छास्त्रस्य विकासोऽपि न स्यात्। शास्त्रस्य प्रसृतिः विस्तारः तावत् प्रश्नोत्तरबलादेव संभवति। अतः तत्र प्रश्नाः भवन्ति। भास्कराचार्य के सामने भी प्रश्न थे, भास्कराचार्य के परवर्तियों के सामने भी प्रश्न थे, भास्कराचार्य के पूर्ववर्तियों के सामने भी प्रश्न उठे। क्या प्रश्न उठे कि किं भो अहो महदाश्चर्यं कथम अयं चंद्रः पूर्णिमायाम् एवं अमायां भिन्न प्रकारेण भवति, कथम कदाचित् संक्रांतिः भवति, कदाचित् चंद्रग्रहणं भवति, कदाचित् सूर्यग्रहणं भवति। किमर्थं प्रति अमायां प्रति पूर्णिमायां ग्रहणस्य संभवः नास्ति। पुनश्च कथं प्रतिदिनं सूर्यस्य पूर्वदिशि उदयः पश्चिमदिशि अस्तमनं दृश्यते इति एतावन्तः न केवलम् एतावन्तः प्रत्युत नैके प्रश्नाः एव वस्तुतः शास्त्राणां विज्ञानस्य समृद्धौ कारणभूताः भवन्ति। इसीलिए प्रश्न और उत्तर किसी भी शास्त्र के आधार हैं, प्राण तत्व हैं, और वह ज्योतिष शास्त्र में भी हैं। तो प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिष्ण ग्रह संस्थितेश्च कथनम् अन्यत् किमुच्यते कि आदौ किमुक्तम् आसीत् कि द्विसदां चारः ग्रहाणां चारः अर्थात ग्रहाणां गतिः, कियती गतिर्वर्तते तेषां ग्रहाणां। पुनः अग्रे किमुच्यते भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम्। भुवः धिष्ण्यम् अर्थात नक्षत्रं, तर्हि या नक्षत्राणाम् अथ च ग्रहाणां स्थितिः कुत्र विद्यते आकाशे, सा स्थितिः या प्रत्यहम् अथवा अथवा अनुक्षणं परिवर्तमाना वर्तते।
या स्थितिः तर्हि सम्प्रति कश्चन ग्रहविशेषः यथा सूर्यः मङ्गलः चन्द्रः अथवा अन्ये ग्रहाः कस्मिन् राशौ सन्ति कस्मिन् नक्षत्रे सन्ति इति अस्य विषयेपि अथवा न केवलम् एतावत् प्रत्युत कुत्र एतेषां सर्वेषां ग्रहाणां स्थितिः प्रत्येकं ग्रहस्य कक्षा भिन्ना भिन्ना वर्तते उत एका एव कक्षा वर्तते अर्थात एकस्मिन्नेव धरातले ते सर्वे पृथिवीं परितः भ्रमन्तः दृश्यन्ते भ्रमन्तः सन्ति अथवा पृथिव्याः भुवः तेषाम् अंतरम भिन्नम भिन्नम वर्तते। भाई उनका अंतर एक ही है कि भिन्न भिन्न है? अगर एक ही अंतर होगा तो वो एक ही धरातल पे होंगे। अगर उनका अंतर भिन्न भिन्न होगा पृथ्वी से तो इसका मतलब वो भिन्न भिन्न धरातलों पर हैं। और भिन्न भिन्न धरातलों पर होने पर फिर वो कितनी दूरी पर हैं इसका ज्ञान आवश्यक है। नक्षत्र कितनी दूरी पर हैं इत्यादि, ये जितना भी प्रपंच है इसका भी अध्ययन सिद्धांत का विषय है। तो भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्र उच्यते अस्तु एतत् सर्वं यद उच्यते खलु तद केवलं गणित बलादेव न उच्यते प्रत्युत यंत्र बलादपि उच्यते। नाम परीक्षणं कृत्वा एव वक्तुं शक्यते। वेदेन परीक्षणं विधाय एव प्रमाणीकृतं भवति यत् असौ ग्रहः राशि विशेषे अथवा नक्षत्र विशेषे वर्तते। एकदा यदा गणितबलात् आनयनं कृतं खलु कस्यचिदपि ग्रहस्य स्थितेः तर्हि तत्तु तदा एव प्रमाणितं स्यात् यदा वेदयन्त्रेण नलिकायन्त्रेण तद्ग्रहस्य तस्मिन् राशौ स्थितिः अवलोकनीया। स्थितिम् अवलोक्य एव प्रमाणयति ज्योतिषी दैवज्ञः वेदज्ञः यत् यद् मया गणितं व्यधायि अथ च यत् दृष्टं तद् उभावपि एकमेव। उभयत्व स्थिति एकमेव। बात समझ में आ रही मेरी? ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार जब आपने मैथमेटिक्स कर दिया, गणित आपने कर लिया और गणित करके आपने निकाला कि सूर्य मेष राशि के 10 अंश 20 कला पर है, मैथमेटिक्स से मैंने निकाला ये चीज़। जब मैंने ये मैथमेटिक्स कर दी उसके बाद से मैं इसको मान नहीं लूँगा, उसके बाद मैं इसका यंत्र के माध्यम से वेद करके देखूंगा। मैं ऑब्जर्व करूंगा कि जितने राशि अंश कला विकला पर सूर्य मेष राशि के 10 अंश पर है तो सूर्य का तो अब वेद करना मुश्किल है। कितने राशि अंश कला विकला पर है, वेद कैसे करेंगे उसका, है ना? वो तो आपको कष्ट हो जाएगा, उसको देखना ही मुश्किल है। तो अन्य ग्रहों को ले लीजिए, ठीक? तो अन्य ग्रहों को ले लीजिए, जैसे कि चंद्रमा ही ले लीजिए या मंगल, अभी मंगल आजकल दिख रहा है तो मंगल को ले लीजिए। तो आप जब जितना राशि अंश कला विकला चंद्रमा का या मंगल का आया है उतने राशि अंश कला विकला पर आप देखिए। सूर्य के वेद के लिए फिर दूसरा, फिर वो देखने से काम नहीं चलेगा उसका, तो फिर आप नतांश इत्यादि के आधार पर, छाया इत्यादि के आधार पर उसकी स्थिति का ज्ञान करेंगे, ठीक? लेकिन अन्य जो ग्रह हैं उनके लिए आप नलिका यंत्र की सहायता से उनको देख भी सकते हैं। अथवा हम क्या करेंगे कि जो प्रस्तर वेधशाला है, जैसे कि जयपुर में जंतर मंतर है, दिल्ली में भी है जंतर मंतर, इसी प्रकार से हरिद्वार में भी है, काशी में भी है, उज्जैन में भी है। तो इन जगहों पे आप जाकर देखें यंत्रों के आधार पर, तो उससे भी यह विषय, तो उससे आपको न केवल वह विषय समझ में आएगा, रोमांच उत्पन्न होगा, बल्कि आप यह जानेंगे कि सिद्धांत ज्योतिष नितांत वैज्ञानिक और प्रामाणिक है। जो हम गणित के आधार पर राशि अंश कला विकला किसी ग्रह की ले आते हैं, वही राशि अंश कला विकला वेद के द्वारा ऑब्जर्वेटरी में जाके देखने पर मिल रहा है, ठीक? तभी तो गणित की पुष्टि होगी। तर्हि एतत् सर्वमपि यत्र उच्यते सह सिद्धान्तः उदाहरितः आसावेव सिद्धान्तस्कन्धः। तर्हि सिद्धान्तस्कन्धे किं किं वर्तते? सिद्धान्तस्कन्धे कालमानं वर्तते, पुनश्च एतद् ग्रहाणां गतिमानं वर्तते, पुनश्च गतिज्ञानं वर्तते, पुनश्च तद् ज्ञानाय गणितस्यापि विधानं, गणितस्यापि अध्ययनं, गणितस्यापि विनियोगः, समावेशः अस्मिन् सिद्धान्तस्कन्धे कृतः विद्यते। पुनश्च अर्थात
पृथिवी नक्षत्र ग्रहादीनाम अर्थात खगोलीय पिंडानाम समेषाम स्थिति कुत्र विद्यते तस्य ज्ञानम पुनश्च तेषां समेषां खगोलीय पिंडानाम यत् ज्ञानम गणितीय ज्ञानम कृतं गणितेन यत् साधितं तस्य वेद द्वारा परीक्षण द्वारा तस्य प्रमाणीकरणम एतत् सर्वमपि कुत्र विद्यते सिद्धांत स्कंधे विद्यते। ठीक, तो इसलिए कहा सिद्धांत स उदाहरितः अत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैः सिद्धांतः सह उदाहरितः सह एव सिद्धांतः बुधैः अर्थात विद्वद्भिः उदाहरितः कथितः, विद्वानों के द्वारा उसे ही सिद्धांत कहा गया है। ठीक, अब सिद्धांत की प्रशंसा करते हैं। जानन जातक संहिता सगणित स्कंधैक देशापि ज्योतिषशास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेष्व किंचित करः यह सिद्धांतमनंत युक्ति विततम नो वेत्ति भित्तौ यथा राजा चित्रमयोऽथवा सुघटितः काष्ठस्य कंठीरवः किमुच्यते। अब सिद्धांत के स्वरूप को बताने के बाद सिद्धांत का जो एम्बिट है उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र को बताने के बाद क्या बता रहे हैं, उसके महत्व को प्रकाशित कर रहे हैं भास्कराचार्य कि जानन जातक संहिता कि जातक और संहिता इसको जानता हुआ भी स्कंधत्रयात्मकं खलु इदं ज्योतिषशास्त्रं तत्र यदि द्वयोः जातक स्कंधस्य संहिता स्कंधस्य इति उभयोः यदि ज्ञानं वर्तते कस्यचित् तथापि जानन जातक संहिताः जानन है तस्य जानता हुआ कि जो जातक यानी कि फलित और संहिता यानी कि मेदिनी ज्योतिष इन दोनों को जानते हुए भी सगणित स्कंधैक देशा अपि यदि वह गणित को नहीं जानता है, सगणित स्कंधैक देश का ज्ञान अगर उसे नहीं है, इस स्कंध का, किसका, गणित स्कंध का, स्कंधैक देश का एक सगणित स्कंधैक देशा अपि अथवा, अच्छा एक बात और उन्होंने कही कि खाली इसको जाने अथवा सगणित स्कंध, गणित जो स्कंध है अथवा गणित युक्त जो सिद्धांत स्कंध है उस सिद्धांत स्कंध के एक देश को जानने वाला हो, तब भी इन तीनों ही अवस्थाओं में, किन किन अवस्थाओं में, कहा कि आप फलित ज्योतिष जानिए, अच्छी बात है, संहिता ज्योतिष जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और जो सिद्धांत स्कंध है इस सिद्धांत स्कंध के एक देश को जानते हैं। वह एक देश क्या हुआ, मतलब आपने उसकी थ्योरी से अच्छी तरीके से समझ ली है। लेकिन अगर गणित नहीं जानते हैं आप तो फिर क्या हो जाएगा, सगणित स्कंधैक देशा अपि ज्योतिष शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेष्व किंचित करः असौ अकिंचित करः भवति एतादृशः अकिंचित करः भवति अर्थात वो कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होता है। अकिंचित कर है, कहाँ कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है, तो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेषु ज्योतिष शास्त्रस्य ये विचाराः ते ज्योतिष शास्त्र विचाराः तेषां विचाराणां यः सारः मूलं तद्मूल संबंधी ये चतुर प्रश्नाः सन्ति। जो कैसे प्रश्न होते हैं, एम्बिग्वेटिक होते हैं, जो हैं जो स्मार्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जिनका आंसर आसान, जो मेंटल लेवल पे, जिन रीजनिंग जिसे आप कह सकते हैं, या तार्किक जितने भी प्रश्न हैं उन तार्किक प्रश्नों में अकिंचित कर हो जाता है। आप जितने ज्योतिषी हैं, जितने ज्योतिषियों को आप जानते हैं, आप उन ज्योतिषियों से पूछ लीजिए कि भैया ये बताओ कि तुम जो मेदिनी ज्योतिष भी जानते हो, संहिता भी जानते हो, ठीक है, फलादेश, राष्ट्र का फलादेश, नगर का फलादेश करते हो, जातक का भी फलादेश करते हो, तो ये सब तो तुम जानते हो, और यहाँ तक कि तुमने कुछ सूर्य सिद्धांत इत्यादि का कुछ श्लोक भी रट लिए हैं। लेकिन यह बताओ कि नॉर्वे में 4 महीने जो सूर्य एकदम सामने कभी अस्त ही नहीं होता, उसमें कारण क्या है?
हैं। अथवा अलास्का में 4 महीने का दिन और 4 महीने की रात्रि जो हो रही है, यानी कि ध्रुवों पर, सीधे सीधे कहूँ तो ध्रुवों पर जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि, अथवा 66 अंश के बाद जो अक्षांश के बाद के जो देश हैं उनमें जो दिन रात्रि का व्यतिक्रम इतना बड़ा दिखता है, उसमें हेतु क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, है ना। अथवा ग्रहों के साधन में जो शीघ्र प्रतिवृत्त चाहे मंद प्रतिवृत्त इत्यादि, इन सब बातों को, चाहे लंबन इत्यादि की बातों को में किससे संबंधित अगर आप प्रश्न करेंगे या वेधशाला से संबंधित उसको प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गणित का ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जानन जातक संहिता अस्तु सह जानीयात, जातकमपि जानीयात, संहिता स्कंधमपि जानीयात, चिंता नास्ति। सह गणितस्कंधस्य एकदेशस्यापि ज्ञाता वर्तते, सिद्धान्तस्कंधस्य एकदेशमपि, संपूर्ण सिद्धांतम न प्रत्युत एकदेशम, एकदेशम अर्थात सिद्धांत के प्रायोगिक पक्ष को न जानता हो, सिर्फ उसके सिद्धांत पक्ष को जानता हो, थ्योरी को जानता हो। ऐसे में भी ज्योतिष शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेषु, ज्योतिष शास्त्र के जो विचार, ज्योतिष शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत, उन मूल विचार सार यानी कि जो मूल सिद्धांत हैं उनसे संबंधित जो चतुर प्रश्न हैं, उन ट्रिकी क्वेश्चंस में वो अकिंचित कर हो जाता है, ठीक, उत्तर निरुत्तर हो जाता है? यह सिद्धांतम अनंत युक्ति विततम नो वेत्ति भित्तौ यथा, तो सिद्धांतस्य अनंत युक्ति विततम यह न वेत्ति, सिद्धांत की अनेक युक्तियों, अनंत युक्ति, अनंत लिखा है, अनंत कह लीजिए, अनेक कह लीजिए, अनेकों युक्तियों या अनंत युक्तियों के वितत यानी फैलाव को, विस्तार को यदि वो नहीं जान रहा है, यानी सिद्धांत को सांगोपांग वो नहीं समझ पा रहा है, उसका अध्ययन नहीं है सिद्धांत स्कंध का सांगोपांग, तो ऐसे में क्या होगा? कहते हैं यह सिद्धांतम अनंत युक्ति विततम, यह सिद्धांतम अनंत युक्ति विततम सिद्धांतम, अनंत युक्ति विततम, अनंत ही युक्ति भी विततम विस्तृतम, अनंत युक्तियों से जो वितत है, विस्तृत है, उस प्रकार के सिद्धांत पक्ष को, सिद्धांत स्कंध को यह नो वेत्ति, जो नहीं जानता है, न अवगच्छति, न जानाति, सह कथम वर्तते, तो भित्तौ चित्रमय राजा यथा तथैव वर्तते। जिस प्रकार से राजा साहब तो हैं, लेकिन राजा साहब सिर्फ दीवार में लटके हुए हैं, राजा साहब की सिर्फ फोटो है दीवार में, तो उस राजा का क्या महत्व है जिसकी जो खाली दीवार पर चित्र के रूप में लटका हुआ है? कोई महत्व नहीं है, ठीक। तो उसी प्रकार से महत्वहीन होता है। देखिए कितना महत्व सिद्धांत का, स्कंध का बताया हुआ है। कहते हैं कि वो उसी प्रकार से महत्वहीन है जिस प्रकार से भित्ति पर चित्र में स्थित राजा, तो राजा चित्रमयो था न वेत्ति भित्तौ यथा राजा चित्रमयः अथवा सुघटितः काष्ठस्य कंठीरवः। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने कि इस प्रकार से कि जो काष्ठस्य कंठीरवः, कि जो लकड़ी का शेर मिट्टी के शेर तो सुना था, ये लकड़ी के शेर की बात कर रहे हैं भास्कराचार्य, कि काष्ठस्य कंठीरवः यथा महत्वहीनः भवति, यथा चित्रमयः भित्तौ स्थितः राजा महत्वहीनः निरर्थकः वर्तते, तथैव सिद्धान्तस्कन्धं सांगोपांगम अज्ञात्वा यह ज्योतिषी यह गणकः सह नक्षत्र सूची इव निरर्थकः महत्वहीनः वर्तते, अनेन सिद्धान्तस्कन्धस्य महत्वं तेन प्रत्यपादि भास्कराचार्येण। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं जान रहा वो एकदम किसी काम का नहीं है, एकदम निराश हो जाए, ये नहीं कहता मैं। लेकिन कुल मिला के सिद्धांत जानना चाहिए, क्योंकि बता दिया आपको कि मूल में तो वही है ना भाई। जब तक आप गणित के आधार पर स्पष्ट स्थिति का निरूपण नहीं करेंगे ग्रहों का, तब तक आप फलादेश भी किस आधार पर कर पाएंगे? नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए सिद्धांत ही उसका मूल है, ठीक। इसलिए वो इतनी सब बातें कर रहे हैं और प्रवृत्त कर रहे हैं व्यक्ति को सिद्धांत पढ़ने के लिए, ठीक।
और इतना ही नहीं, और भी असौ भास्कराचार्य सुकविर विद्यते, अप्रतियत्न कवि, अप्रतिम कवि विद्यते, अतः सः अनेकानि उदाहरणानि प्रयच्छति। किं वदति अग्रे पश्यतु। गर्जत्कुञ्जरवर्जिता नृपचमू रप्यूर्जिताश्वादिकैः उद्यानं च्युतच्यूतवृक्षमथवा पाथो विहीनं सरः योषित् प्रोषितनूतनप्रियतमा यद्वन्न भात्युच्चकैः ज्योतिश्शास्त्रमिदं तथैव विबुधः सिद्धान्तहीनं जगुः। कि ज्योतिषशास्त्र इदं ज्योतिषशास्त्रं तथैव विबुधाः आचार्याः विद्वांसः सिद्धान्तहीनं जगुः। सिद्धान्तहीनं ज्योतिषशास्त्रं तथैव जगुः विबुधाः आचार्याः। जगुः ऊचुः, कथयामासुः, अकथयन, कि सिद्धांतहीन ज्योतिष शास्त्र को उसी प्रकार से बताते हैं विद्वान लोग। किस प्रकार से? तो कहते हैं गर्जत कुंजर वर्जिता नृपचमू। अब गर्जत कुंजर वर्जिता नृपचमू, नृपस्य चमू सेना विद्यते, राजा की सेना है, लेकिन राजा की सेना में अगर टैंक ही नहीं हो, बड़े बड़े हथियार ही नहीं हो, तोप ही ना हो, तो फिर काय बात का उसका उसकी सेना है? तो तोप, मैं तोप और टैंक कह रहा हूँ, लेकिन भास्कराचार्य क्या कहते हैं? भास्कराचार्य कहते हैं कि गरजता हुआ हाथी ना हो, गर्जत कुंजर वर्जिता, गर्जितैहि कुंजरैहि वर्जिता हीना सेना नृपचमू नृपसेना यथा विद्यते प्रभावहीना विद्यते। जिस प्रकार से सेना में गज सेना नहीं हो आपके पास, और सिर्फ पदाती से और अश्व रथियों से और 4 प्रकार के बताए गए हैं ना, चतुरंग सेना कही जाती है, चतुरंगिणी सेना। तो उसमें सबसे महत्व की सेना कौन है? सबसे महत्व की सेना है प्रभाव की सेना है कि हाथियों की सेना हो। तो अगर आपकी सेना में हाथी ही नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम समझें तो क्या समझेंगे? अगर आपके पास बड़े बड़े टैंक ही नहीं हैं, तो ज़मीनी लड़ाई में आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यह हार तय है। कारगिल में भी तो बोफोर्स नहीं तो ने जीत दिलाई। तो गर्जत कुंजर वर्जिता नृपचमू, नृपचमू की कथम विद्यते? तो गर्जत भी कुंजरैहि वर्जिता हीना नृपचमू हैं, अथवा अपि ऊर्जिता अश्वादिकैहि, अश्वादिकैहि ऊर्जिता स्यान नाम। होती रहे तो क्या भाई, खूब सारे अश्व हों और अश्व एकदम ऊर्जस्वित अश्व हों कि एकदम खूब उद्यत हों युद्ध करने के लिए, सन्नद्ध हों, तो भी ऐसा होने पर भी क्या इस दृष्टांत से क्या बताना चाह रहे हैं भास्कराचार्य? कि आपके अन्य सिद्धांत स्कंध मजबूत हों तो क्या, होते रहें। भगवान फलित ज्योतिषम वेत्ति, संहिता ज्योतिषम वेत्ति, अर्घ निर्धारणे प्रावीण्यम वर्तते, अथवा फलादेशे प्रावीण्यम पाटवम विद्यते, किंतु तद्भवतु नाम यदि सिद्धान्तस्य ज्ञानं न स्यात् तर्हि तत्सर्वं यद् वर्तते तन्महत्वहीनम्। किमर्थं महत्वहीनम? भाई कल्पना कीजिए कि इस दुनिया से सारे के सारे पंचांग हटा दिए गए और कोई सिद्धांत 50-60 अगले 50-60 वर्षों में किसी ने भी सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया और सारे पंचांग गायब हो गए। अब आप क्या करेंगे? ग्रहण का पता कैसे लगाएंगे? राशियों की स्थिति का ज्ञान कैसे करेंगे? हैं? फिर तो आप निर्भर हैं किस पे? आधुनिक खगोल पे। लेकिन वो आधुनिक खगोल भी तो वही हुआ ना। तो उस खगोल में भी तो आपको एस्ट्रोनॉमी जानना जरूरी है। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के बगैर कौन सा खगोल और कौन सी ज्योतिष संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप निर्बल हैं यदि आप सिद्धांत का ज्ञान नहीं रखते हैं। तो इसी बात को वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि
गर्जत कुंजर वर्जिता नृपचमु अप्यूर्जिता अश्वादिकैः ऊर्जिता अपि अश्वादिकैः ऊर्जिता उद्यता, जो एकदम ऊर्जित अश्व हैं, एकदम युद्ध के लिए तैयार हैं, युयुत्सु हैं, फिर भी क्या होता है कि कुंजर वर्जिता गर्जत कुंजर वर्जिता नृपचमु महत्वहीना वर्तते। तथैव, और क्या कहते हैं, उद्यानम च्युतचूत वृक्षम अथवा उद्यान, जो आपका बड़ा बड़ा बगीचा है और बड़े बड़े बगीचे में है, उपवनम वर्तते उद्यानम विद्यते किंतु तस्मिन् आम्रफलमेव नास्ति तर्हि तत् किम्, यदि आम्रफलमेव नास्ति तर्हि तत् कीदृश उद्यानं विद्यते भो। अतः किमुच्यते कि च्यूतवृक्षम आम्रवृक्षम च्युतम रहितम उद्यानं यथा प्रभावहीनं महत्वहीनं विद्यते अथवा पाथो विहीनं सरः। तालाब तो है लेकिन उसमें पानी ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से योषित प्रोषित नूतन प्रियतमा प्रोषिता योषिता वर्तते। योषिता अर्थात नवोढ़ा स्त्री नव युवती नूतन प्रियतमा विद्यते किंतु तेन किम तया किम यदि तस्याः पतिरेव नास्ति अथवा तस्याः पतिरेव विदेशे वर्तते, तस्याः निकटे नास्ति, यदि सुंदर्याः निकटे तस्य प्रियः नास्ति। इसीलिए तो क्या कहते हैं, जब तक प्रेमी सामने रह के प्रशंसा न करता रहे तब तक प्रेयसी को कितनी भी सुंदर हो आनंद थोड़ा ही आता है। सरे साक्षात देवी कह दी हैं कि तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना दग्ध मनोरथा सती निनिंद्य रूपम हृदये न पार्वती स्वकीयम रूपम हृदये न निनिंद्य। अपने रूप की ही निंदा करने बैठ गए कि हद है, ऐसा कैसा मेरा रूप है कि मैं अपने पति को भी नहीं रिझा पा रही हूँ, उनके क्रोध को शांत नहीं कर पा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि प्रियतमा वर्तते नूतना वर्तते योषिता अस्ति किंतु प्रोषिता वर्तते, अर्थात यस्याः पतिः समीपे नास्ति तर्हि तस्याः अपि प्रभावः महत्वं नास्ति। तथैव सिद्धांतहीनम इदम ज्योतिष शास्त्रम विबुधाः जगुः। उसी प्रकार से इस ज्योतिष शास्त्र को भी विबुधा अर्थात ये विद्वांसः सन्ति ते सिद्धांतहीनम ज्योतिष शास्त्रम तथैव महत्वहीनम प्रभावहीनम आमनन्ति यथा गर्जत कुंजल वर्जिता नृपचमु यथा पाथो विहीनम सरः यथा च्यूत वृक्ष विहीनम उद्यानम तथैव सिद्धांत स्कंधहीनम सिद्धांत ज्ञान रहितम ज्योतिष शास्त्रम तथैव प्रभावहीनम निष्प्रभावितम इति वक्तुं शक्यते वर्तते इति वदति भास्कराचार्यः। पुनः असौ एतद् सिद्धान्तस्य महत्त्वम् उक्त्वा इदानीं ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं निरूप्य वेदाङ्गत्वात् अवश्यमेव अध्येतव्यम् तद्विजैरेव इति प्रतिपादयति इति प्रतिपादनार्थं श्लोकचतुष्टयं वक्ति। किं वक्ति सः? वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। किं वक्ति कि सम्प्रति ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वं निरूपयति भास्कराचार्यः। किं वक्ति कि आवैदिककालात् अस्य ज्योतिषशास्त्रस्य सत्ता विद्यते। अतः यथा ज्योतिषं यथा वेदाः
किम् अनाद्यनन्ताः तथैव अपौरुषेयाः तथैव इदं ज्योतिषशास्त्रमपि यतोहि इदं ज्योतिषशास्त्रं वेदस्य अङ्गभूतं विद्यते। कथं वेदस्य अङ्गभूतं विद्यते इति प्रतिपादयति। किं वक्ति असौ? असौ कथयति कि वेदास्तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः। वेदानां प्रवृत्तिः किमर्थं? वेदानां प्रवृत्तिः यज्ञकर्मणे यज्ञयागादीनाम् अनुष्ठानाय खलु वेदानां प्रवृत्तिः। तर्हि वेदास्तावत् यज्ञकर्मप्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्ताः ते तु कालाश्रयेण। किञ्च यत् यागादिकर्म विद्यते नित्यनैमित्तिकमनुष्ठानं यावद्वर्तते काम्यं यत्किमपि अनुष्ठानं विद्यते तत्सर्वमपि कालाश्रितमेव। अकाले विहितं कर्म तथैव निष्फलं यथा ऊसरे वापितं बीजम। जिस प्रकार से ऊसर में, बंजर जमीन में आप बीज बो दीजिए तो वो फ्रूटलेस रहेगा, उसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक उसी प्रकार से फलप्रद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से अकाले विहितं कर्म, अगर आप कोई भी काम करते हैं और बिना काल का विचार किए करते हैं कि उसके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम क्या होगा। अरे आप प्रशासक के पास भी जाते हैं तो समय का तो विचार करके जाते हैं ना, किस समय जाना चाहिए। कि आधी रात में उठे चल दिए, अथवा उसका मूड खराब है तब चल दिए उससे कुछ अपने लिए बात करने के लिए, तो नहीं करते ना। उसमें भी आप टाइम देखते हैं। अगर उसका टाइम ठीक है, अरे साहब को तो छोड़िए, पत्नी से भी बात करने के लिए तो उसका मूड देखना पड़ता है ना, उसके बगैर कैसे बात कर लेंगे आप। तो कुल मिला के टाइम का महत्व है। टाइमिंग ही तो सब कुछ है, टाइमिंग का ही खेल है इस दुनिया में। तो वो जो टाइम है, ये टाइमिंग का खेल इसमें भी है, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों में भी है। क्यों? क्योंकि नित्य नैमित्तिक काम यत्किमपि कर्म विक्रियते तत्र मनुष्यस्तु तावत् फलेच्छुः वर्तते खलु, फलं वाञ्छति। तर्हि यदि भीप्सुः यदि मनुष्यः वर्तते तर्हि तत्फलम् अधिकाधिकरूपेण यथा लभ्येत तथा प्रयासः विधीयते खलु मानवेन। तदर्थं तस्मिन् प्रयासे एकम् इदमपि वर्तते, किं कि कस्मिन् काले करणीयं, कथं करणीयं, कदा करणीयम् इत्यपि महत्वपूर्णं विद्यते। तर्हि यत्किमपि कर्म अस्ति, यज्ञ यागादि, आप कोई भी ले लीजिए, चातुर्मास ले लीजिए, दर्श पौर्णमास ले लीजिए, वाजपेय ले लीजिए, या राजसूय ले लीजिए, या सामान्य जो आप ये जो संध्योपासन कर्म करते हैं, चाहे पंचयज्ञ करते हैं, वो किसी में भी यत्किमपि कर्म अस्माभिः क्रियते खलु तत्सर्वमपि कालाधीनमेव। कालमपास्य कालमुज्झित्वा यत्कर्म क्रियते तत्सर्वं निष्फलमेव। अतः किमुक्तं कि यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। ये यज्ञाः ते कालाश्रयेण, कालाश्रिताः खलु यज्ञाः प्रोक्ताः। शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात्, किंच यतो हि अनेन शास्त्रेण कालस्य बोधः भवति। कालनियामकः खलु, कालनियामकं खलु खल्विदं ज्योतिषम्। अतः शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतः स्यात्, यतः यस्मात् कारणात् अस्मात् शास्त्रात् कालबोधः भवति। अतः ज्योतिषस्य वेदांगत्वं ज्योतिषस्य उक्तम् अस्मात्। अतः अस्माद्धेतोः ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगत्वं सिद्ध्यति। वेदांगत्वं कथं सिद्ध्यति इति ज्ञातं खलु। वेदानां प्रवृत्तिः यज्ञयागादि कर्मानुष्ठानाय खलु। तेषां कर्मणां विधानं कालाश्रितं, कालस्य ज्ञानं ज्योतिषेण। अतः अन्योन्याश्रयत्वं एतेषां समेषां
कालाधीनं जगत् सर्वमथ तो पुनश्च किमुच्यते तर्हि अत एव ज्योतिषस्य वेदांगत्वं सिद्ध्यति। पुनः शब्द अग्रे किमुच्यते यतो हि वेदांगत्वं तेन प्रत्यपादि अतः कानि वेदांगानि सन्ति इति तेषामपि वर्णनम् अग्रिमे श्लोके करोति असौ भास्करः। किं वक्ति शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कल्पः करौ या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्वयं छंद आद्यैर्बुधैः। शब्दशास्त्रं मुखम, शब्दशास्त्रम अर्थात व्याकरणमेव मुखम। किं वक्तव्यं, मुखमस्ति इति वक्तव्यम् इति नास्ति। एकः शब्दः सम्यक् प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति, सुष्ठु उक्तः सम्यक् प्रयुक्तः तर्हि व्याकरणज्ञानशून्यं यदि वर्तते मनुष्यः तर्हि तु किं भविष्यति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोपराधात् इति भविष्यति। तो खैर, तो शब्दशास्त्र ही मुख है। सभी कौन से वेदांग जब कहा तो कौन सा शास्त्र, वेद का क्या क्या अंग है इसको कह रहे हैं। यानी यद शास्त्रम विना वेदस्य अपूर्णता विद्यते इति भावः। वेदांगानां प्रयोजनं किं नाम तेषां शास्त्राणां विना वेदस्य वेदाः पूर्णत्वं न उपयान्ति। अथवा एवं वक्तुं शक्यते कि यदि कोऽपि वेदाध्यायी अस्ति चेत् तस्य वेदाध्ययनं वेदस्य ज्ञानम् अपूर्णम् अस्ति यदि वेदांगानां ज्ञानं नास्ति तस्य इत्यपि वक्तुं शक्यते। केवलं वेदानां रटनेनैव न, प्रत्युत तेषाम् अंगानां सम्यक्तया ज्ञानेन एव असौ वेदाध्यायी इति वक्तुं शक्यते, नो चेत् न वक्तुं शक्यते। अरे अंगम विना कथं कस्यचित् सत्ता नास्ति खलु। अतएव शब्दशास्त्रं मुखं ज्योतिषं चक्षुषी, ज्योतिषं तावत् किं वर्तते, चक्षुषी, द्विवचनं चक्षुः चक्षुषी, तो ज्योतिषं चक्षुषी वर्तते। श्रोत्रम उक्तम निरुक्तम, अब चक्षुषी क्यों बोला, इस पे कल बात करेंगे, या टिप्पणी में लिखिएगा आप लोग तो फिर जानेंगे। तो श्रोत्रमुक्तम निरुक्तम च, और श्रोत्र जो है उसके निरुक्तों को श्रोत्र यानी कान कहे गए हैं। श्रोत्रमुक्तम निरुक्तम च कल्पः करौ, और कल्प उसके हाथ हैं। या तो शिक्षा अस्य वेदस्य सा नासिका, या शिक्षा वर्तते सा तावत् वेदस्य नासिका अस्ति। पादपद्मद्वयं छंद आद्यैः बुधैः, एवं बुधैः आद्यैः बुधैः पूर्वाचार्यैः छन्दः पादपद्मद्वयम् इति एवं रूपेण कथितम् इति भावः। तर्हि मित्राणि अद्य एतावत् एव अलम्, एतावदेव पर्याप्तं। श्वः पुनः 4 मिलामः। किञ्च ये प्रश्नाः स्युः, याः टिप्पण्यः स्युः ताः अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु, टिप्पणी कोष्ठके प्रश्नान् अपि पृच्छन्तु। ये सूर्यसिद्धान्तं पिपठिषवः सन्ति, ये सूर्यसिद्धान्तं पठितुं वाञ्छन्ति ते मम फेस्बुक पेज् उपरि अपि गत्वा तद् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मम पेज् विद्यते विद्यासुरभि फेस्बुक पेज्, तत्रापि गत्वा अनेकानि व्याख्यानानि सन्ति तेषां श्रवणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अथवा संस्कृतशौर्यम् इत्यस्मिन् फेस्बुक पटले अपि गत्वा मम सूर्यसिद्धान्तविषयकानि व्याख्यानानि श्रोतुं शक्नुवन्ति इत्यलं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु ज्योतिषम्।